Hello, dear students. Welcomes to my channel मॉडल संस्कृति पाठशाला। स्टूडेंट्स, आज हम 12वीं कक्षा के राजनीति विज्ञान विषय के क्षेत्रीय आकांक्षाएं नामक अध्याय का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय की एक वीडियो पहले जारी हो चुकी है, जिसमें क्षेत्रवाद के कारण क्षेत्रीय आकांक्षाएं, जम्मू कश्मीर की समस्या और इसके साथ द्रविड़ आंदोलन की चर्चा की गई। हमारे दूसरे वीडियो में पंजाब में खालिस्तान की समस्या, यानी पंजाब भारत से अलग होने के लिए मांग करता था, ये एक समस्या थी। और दूसरा पूर्वोत्तर भारत की समस्या। इन दो मुख्य बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, अपने इस वीडियो को फोकस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पंजाब का संकट। पंजाब में अकाली दल एक धार्मिक संस्था के रूप में, जो पहला हमारा पॉइंट है वो पंजाब में अकाली दल एक धार्मिक संस्था के रूप में। डियर स्टूडेंट्स, हमारे अकाली दल का निर्माण गुरुद्वारों की रक्षा के लिए, गुरुद्वारों की पवित्रता को बनाए रखने के लिए हुआ था, और इसकी शुरुआत महाराजा रणजीत सिंह के समय से ही हो चुकी थी। 1960 में मास्टर तारा सिंह ने अलग पंजाबी सूबे की मांग की। उनकी मांग के लिए आंदोलन किया गया और 1966 में पंजाब का विभाजन कर दिया गया। पंजाब से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एक राज्य बनाया गया और हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 1967 के चुनावों में अकाली दल और बीजेएस गठबंधन को विजय प्राप्त हुई और अकाली दल के नेतृत्व में सरकार बनी। इसी तरह से 1977 में अकाली दल ने जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया और मिलकर सरकार बनाई। प्यारे बच्चों, 1980 में दरबारा सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी, परंतु एक मुख्य रूप से जो अलगाववादी मांग थी, उसके लिए अकाली दल और केंद्र सरकार के बीच एक समझौता हुआ, जिस समझौते को आनंदपुर शाही प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में जो मुख्य मांगें रखी गई वो 3 मुख्य मांगें थी। नंबर 1, राज्य की स्वायत्तता, कि भी राज्यों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दिए जाने चाहिए। स्वायत्तता का मतलब है राज्यों के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया जाए, केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र को सीमित किया जाए और राज्यों के अधिकार क्षेत्रों को बढ़ाया जाए। नंबर 2, केंद्र राज्य संबंधों को पुनर्परिभाषित करना। प्यारे बच्चों, हमारे संविधान में केंद्र और राज्य के संबंधों का वर्णन किया गया है। वहाँ पर आर्थिक संबंध, वैधानिक संबंध, राजनीतिक संबंध, इस तरह से कुछ संबंधों की चर्चा की गई है, जिसमें आनंदपुर शाही प्रस्ताव में ये मांग की गई कि केंद्र राज्य संबंधों को दोबारा से परिभाषित किया जाना चाहिए। तीसरा मुख्य बिंदु है वो पंजाब पर सिखों के प्रभुत्व का ऐलान, कि पंजाब में सिख जाति के लोगों का, सिख संप्रदाय के लोगों का ही प्रभुत्व होना चाहिए, अन्य संप्रदाय के लोगों को कोई विशेष महत्व नहीं मिलना चाहिए। इस बात को लेकर 1980 में मैंने पहले जिक्र किया है कि सरदार दरबारा सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी, परंतु उस सरकार से एक सदस्य जिसका नाम संत भिंडरवाले था, वो कांग्रेस से अलग हो गया। यहाँ मैं ऑपरेशन ब्लू स्टार पर चर्चा कर रहा हूँ कि ऑपरेशन ब्लू स्टार क्यों चलाया गया, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था और किसके विरुद्ध चलाया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार, सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ऑपरेशन ब्लू स्टार एक सैनिक अभियान था।
पंजाब में आतंकवाद या आतंकवादी जो स्वर्ण मंदिर गुरुद्वारे में छिपे हुए थे, जो खालिस्तान की मांग कर रहे थे, उनके विरुद्ध एक सैनिक कार्यवाही की गई थी जिसको नाम दिया गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार के पीछे क्या कारण थे, क्यों किया गया? मैंने आपको बताया कि सरदार दरबारा सिंह की सरकार से संत भिंडरवाले अलग हो गए और उन्होंने सिख युवकों की एक फौज तैयार की। किस लिए? आनंदपुर साहिब प्रस्ताव को लागू करवाने के लिए। हालांकि आनंदपुर साहिब प्रस्ताव की जो शर्तें थी वो बहुत ज़्यादा विवादित थी, क्योंकि पंजाब अकेला राज्य नहीं था जिसको स्वायत्तता दी जाए। अगर पंजाब को स्वायत्तता दी जाती है तो बाकी राज्यों में भी स्वायत्तता की मांग उठती। इसी तरह संघीय जो व्यवस्था है, हमारा भारत एक संघीय देश है, संघात्मक व्यवस्था है, उसमें केंद्र सरकार ज़्यादा शक्तिशाली होती है। तो इसलिए आनंदपुर साहिब प्रस्ताव को लागू करवाने के लिए सिख युवकों की एक फ़ौज तैयार की। सिखों के लिए एक अलग राज्य खालिस्तान की मांग, पहले ये केवल राज्य की स्वायत्तता की मांग करते थे, परंतु धीरे धीरे इन्होंने अलग राज्य की मांग यानी अलगाववादी आंदोलन शुरू कर दिया। गुरुद्वारों का सशस्त्र किलों में तब्दील होना, धीरे धीरे जो सिख युवकों की फौज तैयार की गई थी उन्होंने हथियार चलाना। इस कार्य में एक पूर्व सैनिक कमांडर थे सभ्य सिंह, उन्होंने इन युवकों को ट्रेनिंग दी, प्रशिक्षण दिया, हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया। धीरे धीरे गुरुद्वारों में हथियार जमा करने इन लोगों ने शुरू कर दिए। दिल्ली में भिंडरवाले ने एक पवित्र जुलूस निकाला, सिख धर्म के अनुयायियों का एक पवित्र जुलूस निकाला, परंतु उस जुलूस का उद्देश्य अलगाववाद को और ज़्यादा बढ़ावा देना था। जब सरकार ने भिंडरवाले पर गिरफ्तार करने का दबाव बनाया तो उस स्थिति में भिंडरवाले स्वर्ण मंदिर गुरुद्वारा के जो एक इमारत है, जो एक पवित्र इमारत अकाल तख्त में चला गया और वहाँ पर जाकर छुप गया। पंजाब में आंतरिक हिंसा में वृद्धि हो गई। अगर हम बात करें आंतरिक हिंसा की तो 1983-84 में लगभग 24 बैंक लूटे गए, 24 बैंकों को लूटा गया और इसके साथ साथ केंद्र सरकार के अधिकारियों और गार्डों की हत्या की गई, धर्म गुरुओं की हत्या की गई और 29 अप्रैल 1984 को खालिस्तान आंदोलन के समर्थकों ने एक रेलवे स्टेशन को आग लगा दी। आंदोलनकारी धीरे धीरे गुरुद्वारे में मोर्चाबंदी करने लगे। उन्होंने जिस तरह से सैनिक अपने मोर्चे बनाते हैं उसी तरह से बालू से भरकर बोरियां लगा ली और उनको मोर्चों के रूप में तब्दील कर दिया। वहाँ पर हथियार इकट्ठे हो चुके थे और उन्होंने गुरुद्वारा की रक्षा या गुरुद्वारा को और अधिक घेराबंदी उन्होंने कर ली। उनको एक आदेश दिया संत भिंडरवाले ने कि आनंदपुर साहिब प्रस्ताव को अगर नहीं माना जाता है तो हिंदुओं का कत्लेआम कर दो। ये आदेश संत भिंडरवाले ने उनको दिया। कार सेवकों ने ट्रकों और अनेक यातायात के साधनों से गोला बारूद इकट्ठे कर लिए। स्वर्ण मंदिर के चारों ओर सेना लगा दी गई और आदेश दिया गया कि केंद्र सरकार कोई भी कार्यवाही करे तो हिंदुओं और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कत्ल कर दो। प्यारे बच्चों, इस हाल में श्रीमती इंदिरा गांधी की केंद्रीय सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार की शुरुआत की।
और 4 जून 1984 को भारतीय सेना स्वर्ण मंदिर में प्रवेश कर गई। उन्होंने अपना ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया। इस ऑपरेशन में मशीन गनों, रडार, लॉन्चर और बारूदी सुरंगों का इस्तेमाल आतंकवादियों द्वारा भी किया गया और हमारी सेना द्वारा, और इसके अलावा हेलीकॉप्टर और बमों का प्रयोग भी किया गया। ऑपरेशन लगभग 2.5 दिन तक चला। यहाँ प्रिंटिंग में मिस्टेक है, इसको ठीक कर लें। ये कई दिनों की तक चला, इसकी जगह 2.5 दिन तक, लगभग 2.5 दिन तक ऑपरेशन चला। स्वर्ण मंदिर गुरुद्वारा को अलगाववादियों से अलग कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया और संत भिंडरवाले की हत्या कर दी गई, यानी वो मारे गए इस आतंकी कार्यवाही में। सेना ने ब्लू स्टार शुरू किया तो वो आतंकवादियों का नेतृत्व कर रहे थे, इसलिए वो भी सैनिक कार्यवाही में मारे गए। इस बात से खिन्न होकर सिख संप्रदाय के लोगों ने ये एक दुर्भावना अपने अंदर पैदा कर ली कि श्रीमती इंदिरा गांधी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, उन्होंने स्वर्ण मंदिर गुरुद्वारे की पवित्रता को भंग किया है। इसलिए स्वयं उसके बॉडीगार्डों ने, किसके? प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के जो अंगरक्षक थे, उन्होंने 31 अक्टूबर 1984 को श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। अंगरक्षक सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को गोली मार दी। दिल्ली में सिख विरोधी दंगे हुए। सिखों के विरुद्ध अनेक लोगों में श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के कारण रोष था और ये रोष सिख विरोधी दंगों के रूप में सामने आया। दिल्ली में मंगोलपुरी, जनकपुरी, सुल्तानपुरी जैसे क्षेत्रों में 2000 से भी ज़्यादा सिख पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों की हत्या कर दी गई। प्रधानमंत्री का पद रिक्त हो गया था, इसलिए और देश में हिंसक हालात को रोकने के लिए तत्कालीन एक प्रधानमंत्री की आवश्यकता थी, तुरंत एक प्रधानमंत्री की आवश्यकता थी। इसलिए 31 अक्टूबर 1984 के रात के समय ही राजीव गांधी, यानी श्रीमती इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया गया। राष्ट्रपति ने श्री राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला दी। इस तस्वीर में 1984 के सिख विरोधी दंगों का चित्र दिखाया गया है। कहीं पर वाहनों को आग लगाई गई है, कहीं सिख युवकों की डेड बॉडी पड़ी है, कहीं लोग इस हिंसा में चीखते और चिल्लाते नज़र आ रहे हैं और कहीं पर अनियंत्रित भीड़ आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रही है। इस हिंसा को नियंत्रित करने के लिए राजीव गांधी ने लोंगोवाल, जो उस समय सिख समुदाय का नेतृत्व कर रहे थे, उनसे संपर्क किया और 1985 में राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ। राजीव लोंगोवाल समझौता की मुख्य शर्तें इस प्रकार थी। नंबर 1, चंडीगढ़ का पंजाब में स्थानांतरण। प्यारे बच्चों, 1966 में पंजाब का बंटवारा किया गया, जिसमें से हरियाणा और पंजाब 2 राज्य बने और हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बना। चंडीगढ़ दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी थी और विधिवत रूप से चंडीगढ़ का कोई स्थानांतरण नहीं किया गया था। तो राजीव लोंगोवाल समझौता में चंडीगढ़ के स्थानांतरण को मान लिया गया। दूसरी शर्त, पंजाब और हरियाणा के बीच सीमा विवाद के लिए एक अलग समिति बनाई जाए। पंजाब और हरियाणा के बीच एक सीमा विवाद था, आज भी वो विवाद ख़त्म नहीं हुआ है,
आज भी कोई निर्णय नहीं हुआ है, क्योंकि आज भी हरियाणा के हिस्से के 3 जिले अबोहर, फाजिल्का और फिरोजपुर, ये 3 जिले आज भी पंजाब के पास हैं। नंबर 3, रावी व्यास के पानी के बंटवारे के लिए एक ट्राइब्यूनल, एक प्राधिकरण बनाया जाए, एक न्यायाधिकरण बनाया जाए जो रावी व्यास के पानी का बंटवारा कर सके किन राज्यों के बीच, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के बीच। और नंबर 4थी शर्त थी कि पंजाब में सैन्य बल विशेष शक्ति अधिनियम को समाप्त कर दिया जाए। यानी जब भी किस देश के किसी भी हिस्से में कोई विषम परिस्थिति पैदा होती है, अलगाववादी आंदोलन शुरू होते हैं, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर सेना को विशेष बल प्रयोग करने की शक्ति दे दी जाती है। ऐसा ही एक अधिनियम, ऐसा ही एक कानून पंजाब में भी लागू किया गया था वहाँ के आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए। इसलिए राजीव लोंगोवाल समझौता में इस बात पर भी सहमति बनी कि पंजाब में सैन्य बल विशेष शक्ति अधिनियम को समाप्त कर दिया जाए। अकाली दल की नीतियां और कार्यक्रम। प्यारे बच्चों, हर राजनीतिक दल की अपने कुछ नीतियां और कार्यक्रम होते हैं। मैंने कुछ बिंदुओं को अपनी इस वीडियो में समाहित किया है। पहला है कि समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, आर्थिक सामाजिक न्याय का समर्थन। प्यारे बच्चों, भारत के संविधान के अंतर्गत जितने भी राजनीतिक दल या जितनी भी संस्थाएं हैं, उन सब को भारत के संविधान की पंथ निरपेक्षता, आर्थिक और सामाजिक न्याय में अटूट विश्वास है और ये सभी राजनीतिक दल इस पंथ निरपेक्षता, आर्थिक सामाजिक न्याय का समर्थन करते हैं। उसी तरह से अकाली दल भी लोकतांत्रिक समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, आर्थिक और सामाजिक न्याय का समर्थन करते हैं। नंबर 2, गुरुद्वारों में सरकार के हस्तक्षेप का विरोध। ये गुरुद्वारों को एक पवित्र स्थल मानते हैं और धर्म में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिख धर्म के लोग हैं, उन्होंने गुरुद्वारों के लिए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां बनाई हुई हैं और अकाल तख्त के अंतर्गत ये विभिन्न कमेटियां काम करती हैं। तीसरी नीति है, तीसरा बिंदु है 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों को न्याय। कि 1984 में बहुत सारे निर्दोष सिख मारे गए थे, उनके घरों को आग लगा दी गई थी, उनके दुकानों को लूट लिया गया था और पूरे के पूरे परिवार तबाह हो गए, उनकी धन संपत्ति को लोगों ने लूट लिया। तो जो पीड़ित लोग थे उनको न्याय मिलना चाहिए और सरकार ने उन के न्याय के लिए या उस मामले की जांच करने के लिए नानावती आयोग, एक रिटायर्ड जज नानावती के अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था जो 1984 के सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए बनाया गया। और चौथा, किसानों की उपज का लाभकारी मूल्य देना, कि भी किसानों को उनकी उपज का एक अच्छा मूल्य मिलना चाहिए ताकि किसानों की आर्थिक माली हालत सुधर सके। और पांचवी नीति है कि बीए तक लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और 10वीं तक सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ये पंजाब संकट पर हमारी चर्चा थी। अब हम पूर्वोत्तर भारत की तरफ चलते हैं। आपको पूर्वोत्तर भारत की तरफ लिए चलते हैं कि पूर्वोत्तर भारत ने भी भारत में किस प्रकार समस्याएं पैदा की हैं, किस प्रकार की क्षेत्रीय आकांक्षाएं उनमें भी व्याप्त है। प्यारे बच्चों, पूर्वोत्तर भारत में 7 राज्य आते हैं: असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, जिनको 7 सिस्टर्स कहा जाता है। मैंने आपके समक्ष इन 7 राज्यों का मानचित्र भी प्रस्तुत किया है। सबसे पहले हम नागालैंड को लेते हैं। अंगवी जापू फिजो के नेतृत्व में 1951 में नागालैंड ने अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया, परंतु यह भारत का एक अभिन्न अंग था। इसलिए सरकार ने नागालैंड के शासक के साथ
समझौता किया। हिंसक विद्रोह के बाद इनके साथ समझौता हुआ और अंततः इसका भारत में विलय हो गया। 1960 में नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। असम एक बहुत बड़ा यानी पूर्वोत्तर भारत का एक मुख्य राज्य था जो क्षेत्रफल में बहुत विस्तृत था, परंतु 1972 में पूर्वोत्तर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, इनको अलग राज्य बनाया गया, यानी असम की सीमाओं का परिवर्तन करके 3 नए राज्य निर्मित किए गए। 1987 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्यों का गठन किया गया। इन राज्यों की मांग के लिए ऑल पार्टी हिल्स यानी भाषा के आधार पर राज्यों की मांग के लिए ऑल पार्टी हिल्स नामक एक संगठन, हिल्स लीडर कॉन्फ्रेंस नामक एक संगठन बनाया गया जो असम का एक अपना अलग अस्तित्व चाहता था, परंतु फिर भी सरकार ने असम से मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा इन राज्यों को अलग राज्य बना दिया गया और 1972 में जो पुनर्गठन किया गया उसके बाद भी जो स्वायत्तता की मांग थी वो खत्म नहीं हुई। असम के बोडो, कर्बिश और दिममास समुदायों ने राज्य की स्वायत्तता के लिए हिंसक आंदोलन किए। उन्होंने अलग राज्य यानी अलग राज्य बनाने की बजाय यानी अलगाववादी आंदोलन की बजाय ये कहा कि संघीय राज व्यवस्था में कुछ ऐसे परिवर्तन कर दिए जाएं जिससे असम राज्य को और अधिक अधिकार मिल सकें। इसी प्रकार से असम में एक 1979 में एक छात्र संगठन अस्तित्व में आया जिसको आशू कहा जाता है, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। क्या कहा जाता है? ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, शॉर्ट में इसे आशू कहते हैं। और ये बाहरी लोगों के विरोध के लिए, ये रक्षक अलगाववादी थे कि असम की सभी संसाधन केवल असम के निवासियों के लिए, असम में रहने वाले लोगों के लिए होने चाहिए। लास्ट में मिजो क्षेत्र कभी भी ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा नहीं रहा। मिजोरम के लोग ये मानते थे कि हम कभी भी ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा नहीं रहे, यानी हम ब्रिटिशर्स के गुलाम नहीं रहे। इसलिए मिजोरम को भारत से अलग राज्य बनाया जाना चाहिए, भारत से अलग एक मिजोरम राज्य होना चाहिए। दूसरी बात, इस बात से भी ये दूसरा जो तर्क देते थे कि 1959 में असम में अकाल पड़ा और उस समय असम सरकार ने मिजो लोगों की कोई सहायता नहीं की, इसलिए भी मिजोरम के लोग असम से और भारत से अलग होने की बात करते थे। लॉलडेंगा के नेतृत्व में उन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम था मिजो नेशनल फ्रंट। लॉलडेंगा के नेतृत्व में उसने अलगाववादी आंदोलन का नेतृत्व किया और अंततः 1986 में मिजोरम राज्य बना और लॉलडेंगा वहाँ का मुख्यमंत्री बना। ये समस्याएं थी। अब ये जो क्षेत्रवाद की समस्याएं हैं, ये भारत की राजनीति पर किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं? प्यारे बच्चों, विभिन्न राज्यों के बीच विवाद, विभिन्न राज्यों के बीच क्षेत्रवादी भावना के कारण अनेक विवाद। क्यों? क्योंकि 1956 में भाषा के आधार पर 14 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों का पुनर्गठन किया गया था, परंतु आज वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत में हैं। इसका मतलब ये है कि इन राज्यों के बीच विवाद रहा है और तभी राज्यों का पुनर्गठन बार बार हुआ है। तो विभिन्न राज्यों के बीच, जिस तरह से कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद, हरियाणा और पंजाब के बीच सतलुज यमुना लिंक कैनाल यानी रावी व्यास के पानी के बंटवारे का
विवाद, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी जल विवाद। दूसरा जो प्रभाव है वह अलग स्वतंत्र राज्यों की मांग। क्षेत्रवाद ने धीरे कई हिस्सों में अलगाववादी आंदोलन की भी मांग की है, अलगाववादी क्षेत्रवाद की मांग भी की है, यानी भारत से अलग स्वतंत्र राज्य की मांग की है, जिस तरह से जम्मू कश्मीर और पंजाब में इस तरह की मांग देखने को मिली। तीसरा, प्रभावशाली क्षेत्रीय राजनीतिक दल। जो जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, आज हमारे पास लगभग 50 क्षेत्रीय राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त हैं। इसके अलावा पंजीकृत दलों की संख्या तो हमारे यहाँ हर चुनाव में घटती बढ़ती रहती हैं। तो एक स्पष्ट आंकड़ा क्षेत्रीय दलों का पंजीकृत राजनीतिक दलों का नहीं दिया जा सकता। धीरे धीरे क्षेत्रवाद की भावना को बढ़ाने में इन क्षेत्रीय दलों का एक विशेष महत्वपूर्ण रोल रहा है। ये लोगों में क्षेत्रवाद की भावना पैदा करते हैं और उस क्षेत्रवादी भावना के कारण ये अपना प्रभुत्व उस पर्टिकुलर राज्य में जमा लेते हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर समाजवादी पार्टी, हरियाणा में INLD, इसी तरह महाराष्ट्र में शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। तो इस तरह से अनेकों क्षेत्रीय दल, DMK, AIADMK आदि आदि। नंबर 4, चुनाव में उम्मीदवारों का चयन। चुनाव में उम्मीदवारों का चयन भी क्षेत्रवादी भावना को प्रभावित करता है, यानी क्षेत्रवादी भावना से प्रेरित होता है। किस क्षेत्र में किस जाति के ज़्यादा लोग रहते हैं, किस जाति के मतों की संख्या ज़्यादा है, उसी जाति के व्यक्ति को उस क्षेत्र का उम्मीदवार बनाया जाता है। लगभग सभी राजनीतिक दल इसी क्रिया को अपनाते हैं, यानी इसी मापदंड को अपनाते हैं। मंत्रिपरिषद का गठन। मंत्रिपरिषद का गठन करते समय भी, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्यों की सरकार हो, वो प्रत्येक क्षेत्र का ध्यान रखते हैं कि किस क्षेत्र से कितने मंत्री अपने मंत्रिपरिषद में लिए जाने हैं। और आखिरी जो पॉइंट हमने नोट किया है वो है विकास योजनाओं का क्रियान्वयन। प्यारे बच्चों, क्षेत्रवादी भावना विकास योजनाओं पर भी अपना प्रभाव डालती है। किस क्षेत्र के लिए कौन सी योजना बनाई जानी है, किस क्षेत्र के लोग किस योजना से ज़्यादा प्रभावित होकर हमारे राजनीतिक दल का चयन कर सकते हैं, इन सब बातों का भारतीय राजनीति पर एक विशेष प्रभाव पड़ता है। क्षेत्रवाद के उपाय। क्षेत्रवाद का सीधा सा अर्थ है कि भी न्याय होना चाहिए। और न्याय में जब हम 11th में पढ़ते हैं तो सॉलमन ने एक बहुत सुंदर सी परिभाषा दी है कि जस्टिस मीन्स टू प्रोवाइड एवरीबॉडी हिज शेयर, यानी प्रत्येक को उसका हिस्सा मिलना ही न्याय है। तो इसी तरह से प्रत्येक क्षेत्र का संतुलित आर्थिक विकास होना चाहिए। हालांकि भारत ने योजना आयोग और नीति आयोग ने भारत को विभिन्न विकास क्षेत्रों में बांटा हुआ है और प्रत्येक विकास क्षेत्र में वो अच्छा यानी बराबर काम करना का प्रयास करते हैं। नंबर 2, योग्यतम व्यक्तियों की मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद का निर्माण करते समय क्षेत्रवाद की भावना को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए, क्षेत्रवादी आधार नहीं होना चाहिए, बल्कि जो योग्यतम व्यक्ति हैं, जो लोगों ने प्रतिनिधि चुने हैं, उन प्रतिनिधियों में जो सबसे योग्यतम हैं, केवल उन्हें ही मंत्रिपरिषद में स्थान मिलना चाहिए। तीसरा है सांस्कृतिक समानुभूति। आज सहानुभूति का समय नहीं है बल्कि समानुभूति का समय है। हमें प्रत्येक संस्कृति को बराबर आदर करना चाहिए। प्रत्येक संस्कृति के अच्छे लक्षणों की हमें हमेशा प्रशंसा करनी चाहिए। हमें सभी संस्कृतियों का आदर करके एक सांस्कृतिक समानुभूति का भाव पैदा करना चाहिए। और नंबर 5, क्षेत्रीय दलों के राष्ट्रीय दलों में समन्वय।
क्षेत्रीय दलों का राष्ट्रीय दलों के साथ एक अच्छा तालमेल होना चाहिए। वो केवल सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दल मिलकर केवल राष्ट्रहित के विषय में ही लोगों को अपने प्रभाव यानी लोगों को जानकारी दें। क्षेत्रीय मुद्दों को बहुत ज़्यादा महत्व ना दें, क्योंकि क्षेत्रीय हितों को से राष्ट्रीय हित बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, राष्ट्रीय हितों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं नामक पार्ट है ये पूरा हो गया है। हमने प्रत्येक पहलू को छूने का पूरा प्रयास किया है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो को अवश्य देखें और वीडियो को सब्सक्राइब करें। अंत में मैं यही कहूँगा कि ऑलवेज बी पॉजिटिव, थिंक बिग, स्टार्ट स्मॉल, एक्ट नाउ। थैंक यू।